नमस्ते साथियों, आज हम पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास या परमाणु भार, जिसको आप एटॉमिक वेट कहते हैं। एक सिंपल सी बात समझते हैं कि जैसे ये चौक है, इस चौक का अगर आपको वजन करना तो आप इजीली इसका वजन नाप पाओगे। अगर इस चौक के मैंने टुकड़े कर दिए, उसको और छोटा कर दिया और छोटा कर दिया, अब आपको मेरे हाथ के ऊपर भी ये चौक के वाइड नज़र, इसमें भी चौक के परमाणु हैं। अब सोचो इस एक परमाणु का अगर आपको द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो कितनी मुश्किल बात है, क्योंकि परमाणु इतना बारीक कण होता है कि नॉर्मली हमें आंखों से नज़र नहीं आएगा, और उसका भी हमें अगर परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो काफ़ी मुश्किल काम होता है। इसके लिए क्या होता है कि जैसे आपको कहा जाए कि 1 मीटर, तो आप कहोगे सर 1 मीटर इतना होता है, लेकिन अगर कभी आपने सोचा कि फर्स्ट बार में 1 मीटर आया कहाँ से, फर्स्ट बार में उसको तो ये माना गया है। उसी प्रकार से परमाणु के द्रव्यमान को मापने के लिए कार्बन के समस्थानिक C12, कार्बन के समस्थानिक C12 को मानक माना गया है, जिसके आधार पर सभी परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान निर्धारित किया गया है। तो किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए C12 समस्थानिक को मानक माना गया, मतलब उसके आधार पर अन्य सभी तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया गया। तो आज हम टॉपिक में बात करेंगे और कैसे हमें इनको याद करना है, क्या क्या इनके पॉइंट है, उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें परमाणु द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परमाणु मास या परमाणु भार या एटॉमिक वेट भी आप बोल सकते हो। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। क्या लिखा हमने? परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, एटॉमिक मास या एटॉमिक। तो लिखें इसके लिए कि किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित, किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को, एक मिनट, किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करने के लिए कार्बन 12, जिसको हम लिखते हैं C12, कार्बन 12 समस्थानिक को मानक माना गया है। किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करने के लिए C12 या कार्बन 12 समस्थानिक को मानक माना गया है, जिसके आधार पर प्रत्येक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ मैं आपको एक बात समझाऊंगा, वो समझने की कोशिश करना। सबसे पहले कार्बन 12 समस्थानिक किसे कहते हैं? तो देखो, समस्थानिक चैप्टर नंबर 2 के अंदर आएगा, वो हम डिटेल से बात करेंगे। शॉर्ट में बता रहा हूँ कि समस्थानिक, स्थानिक का मतलब स्थान, जिसका स्थान समान हो, स्थान का मतलब परमाणु क्रमांक। ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, जैसे C612, C613, C614। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इस कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, इसका 13 और इसका परमाणु द्रव्यमान 14 है। तो जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उससे बोलते हैं समस्थानिक। तो कार्बन के बहुत 3 समस्थानिक है। इन समस्थानिक में से हम किसकी बात करें? C12, कार्बन 12 समस्थानिक की बात करें, तो किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करने के लिए कार्बन 12 समस्थानिक को मानक माना गया है, जिसके आधार पर प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। अब जो किसी तत्व का एक परमाणु, परिभाषा कैसे देंगे? किसी तत्व का एक परमाणु C12 के 1/12 भाग से जितना गुना भारी होगा वह उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि परिभाषा कैसे लिखेंगे कि किसी
तत्व का एक परमाणु, किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के, क्या लिखा है, किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12 भाग से, 1/12 भाग से जितना गुना भारी होता है, जितना गुना भारी होता है वह उसका परमाणु द्रव्यमान होता है, वह उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12 भाग से जितना गुना भारी होता है वह उसका क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अब समझना, किसी वजन को मापना है तो आप किलोग्राम में नापोगे, लंबाई को मापना है तो मीटर में ज्ञात करते हो। मेरा क्वेश्चन आपसे, परमाणु द्रव्यमान को किस में मापते हैं, परमाणु द्रव्यमान को किस में व्यक्त किया जाता है, कमेंट्स में बताओ तो। ग्राम बेटा वो चीज़ें अलग होती है, परमाणु द्रव्यमान को रिप्रेजेंट किया जाता है AMU। अगर आपसे पूछे परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है तो AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और आजकल इस एटॉमिक मास यूनिट के स्थान पर इसको केवल किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, U से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका मतलब होता है एकीकृत द्रव्यमान, यूनिफाइड मास। तो हमें पहले ये समझना है, ये तो परिभाषा हो गई, चलो बात हो जाएगी, ये AMU क्या होता है। तो परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई होती है उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, AMU में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो AMU कैसे लिखेंगे, देखो उसको कि कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान का, एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग को AMU को इंग्लिश में क्या कहोगे आप, एटॉमिक मास यूनिट माना गया है। इसे आजकल एकीकृत द्रव्यमान, यूनिफाइड मास कहा जाता है, जिसे U से प्रदर्शित करते हैं, अभी हम इसके बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे, ये मैंने लिखी है कि जिससे आपको इजीली कुछ बातें दिमाग में आ जाए। अब मैं यहाँ से जो चीज़ें समझा रहा हूँ वो समझना कि सबसे पहले आप कभी भी ये गौर कर, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इन सब के बारे में बताऊँगा डिटेल से। सबसे पहले मैंने कहा था कि इसको 1 मीटर है, 1 मीटर कहाँ से हुआ, तो उन्होंने शुरुआत में कि स्विच से इतनी लंबी छड़ को 1 मीटर मान लिया, उसी के आधार पर फिर और माप स्टार्ट होगी। उसी प्रकार से जब किसी भी इकाई का निर्धारण करना होता तो अपनी इच्छा से उसका मान लिया जाता है। तो जैसे AMU, उन्होंने कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 1/12 भाग को अपनी इच्छा से क्या नाम दे दिया, AMU, एटॉमिक मास यूनिट दे दी, और यही द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है। सबसे पहले किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करने के लिए किसको मानक माना गया है, C12, कि किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करने के लिए C12 समस्थानिक को मानक माना गया है, जिसके आधार पर प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। परिभाषा क्या देते हैं कि किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12 भाग, कार्बन 12 के 1/12 भाग से जितना गुना भारी होगा, कि किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के कितने भाग, 1/12 भाग से जितना गुना भारी होगा वह उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। अब उन्होंने क्या किया, कार्बन 12
कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान होगा, मतलब ये मान लो कि किसी कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान है, उसके 1/12 हिस्से को उन्होंने किसके रूप में रिप्रेजेंट किया, AMU। सपोज करना ये कार्बन का एक परमाणु जिसका द्रव्यमान इतना है, तो उन्होंने इसका कितना हिस्सा लिया, इतना सा, इसको 12 हिस्सा में डिवाइड कर लो, ये 12 हिस्सा में हो गया। तो ये कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग, इतना सा एक भाग लिया, उसके द्रव्यमान को उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। पहले परमाणु द्रव्यमान को एटॉमिक मास यूनिट अर्थात AMU में रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन आजकल AMU के स्थान पर एकीकृत द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है। एकीकृत द्रव्यमान जिसको यूनिफाइड मास कहा जाता है, जिसे हम U से प्रदर्शित करते हैं। अब AMU का मान कैसे प्राप्त करेंगे, बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, AMU, जिसे आजकल हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, U में प्रदर्शित किया जाता है। अब इस AMU का मान कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि ये AMU का मान कैसे ज्ञात किया गया, तो उन्होंने क्या किया, अपनी इच्छा से कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान उन्होंने 12 AMU मान लिया गया। किसके, कार्बन के एक परमाणु का। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि मास ऑफ C12 एटम, कार्बन का समस्थानिक C12, उसके एक एटम का उन्होंने अपनी इच्छा से द्रव्यमान कितना मान लिया, 12 AMU। मतलब कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान उन्होंने अपनी इच्छा से कितना माना, 12 AMU। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 AMU बराबर कितना होगा, तो सीधी सी बात है कि मास ऑफ C12 एटम, कार्बन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसमें यदि आप किसका भाग दोगे, 12 का, किसका भाग दोगे, 12 का, तब आपको क्या आ जाएगा, 1 AMU। तभी तो उस परिभाषा में कहा गया है कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान C12 के बट्टे में 12 तो 1/12 हो गया, C12 के 1/12 भाग से जितना गुना भारी होता है वो उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। फिर से समझा दूँ कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान उन्होंने अपनी इच्छा से कितना मान लिया, 12 AMU। तो 1 AMU बराबर हो जाएगा मास ऑफ C12 एटम अपॉन 12। अब देखो उन्होंने क्या किया, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री, क्या बात करें, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री की सहायता से C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री की सहायता से C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम ज्ञात किया गया। एक तकनीक है जिसका नाम क्या होता है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री। इसकी सहायता से जब कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया गया तो उतना आया। तो ये कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान आया, तो आप वो यहाँ रख दो। तो अब यहाँ से आप कर सकते हो 1 AMU बराबर कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। और इसमें कितने का भाग दे दिया, 12 का, 2 बेटा भाग। पहली बात तो सोचो, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना, 10 की पावर -23, इकाई दहाई सैकड़ा काउंटिंग करते करते परेशान हो जाओगे, लेकिन 10 की पावर -23 नहीं आएगी, इतना कम होता है। तो उसमें कितने का भाग देना आपको, 12 का। जब आप इसमें 12 का भाग दोगे तो एग्जैक्ट आपका मान आएगा 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब यहाँ से आपको समझने लायक बात क्या है, ये आंकड़ा आपको याद रखना है
एक AMU बराबर, एक AMU बराबर कितना होता है? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब बात करें, फिर से रिपीट कर दूं, बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, समझा दूं, बार बार इसलिए रिपीट करूँगी, जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है। किसी भी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? AMU, ठीक है। अब ये AMU कैसे ज्ञात किया गया? तो उन्होंने कहा कि कार्बन का एक परमाणु का द्रव्यमान है वो 12 AMU होता है, अपनी इच्छा से दे दिया। तो अगर एक AMU निकालना है तो सीधा सा तरीका है कि कार्बन के परमाणु द्रव्यमान में 12 का भाग दे दो। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री एक तकनीक है जिसकी सहायता से जब एक कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया गया तो वो कितना आया? 1.99 265 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। तो इसमें अगर आप 12 का भाग दिया तो हमें यह आंकड़ा प्राप्त हुआ, और ये आंकड़ा किसके बराबर है? 1 AMU। सीधा क्वेश्चन आता है, पहले तो AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, जो परमाणु द्रव्यमान की इकाई है। दूसरा, एक AMU बराबर कितना होता है? 1.66 इंटू 10 की पावर 24 ग्राम होता है। अब हम बात करते हैं, कल परसों की जब क्लास हमने अटेंड की थी तो मैंने कुछ तत्वों का, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, तो वो परमाणु द्रव्यमान 1 बोला, उस 1 के आगे यूनिट क्या लगेगी? AMU। और ये मैंने बता दिया कि आजकल आप चाहो तो इस AMU के स्थान पर केवल हम क्या ले सकते हैं? U का मतलब एकीकृत द्रव्यमान, यूनिफाइड मास होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद देखो, आवर्त सारणी के तत्वों को याद करना ही मुश्किल होता है, तो सब तत्वों के परमाणु द्रव्यमान याद करना मुश्किल है, लेकिन जो तत्व अपने डेली रूटीन में काम में आते हैं, जिनका परमाणु द्रव्यमान अपने लिए बार बार काम में आता है, उनमें से मैं कुछ तत्वों को लिख रहा हूँ जिनको आप याद कर लोगे तो आगे जैसे चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे वो बहुत काम में आएंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब देखो, इसके बाद हम कुछ परमाणुओं का जो परमाणु द्रव्यमान है वो मैं लिख रहा हूँ मेन, उनको आप अच्छी तरीके से याद कर ले जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखो, सबसे पहले याद करना है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, परमाणु क्रमांक भी 1 है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। इसके बाद हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 4। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। लिथियम होता है, उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 6.9। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 6.9। कार्बन का अभी मैंने बताया था 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19। अब देखो, आप एक चीज़ और पाओगे, लगभग ये जो परमाणु द्रव्यमान है परमाणु क्रमांक के डबल के आसपास होगा, डबल से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, डबल के आसपास। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 6.9। अब एक चीज़ और, ये जितने भी परमाणु द्रव्यमान मैंने रिप्रेजेंट किए गए ये किसके अंदर है? U में। तो इनके आगे मैं U नहीं लिख रहा हूँ, तो आपको समझ जाओगे कि इनकी इकाई क्या है? U, ये जिसको आप चाहो तो AMU है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, हीलियम का 4, लिथियम का 6.9, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 और फ्लोरीन का 19। अब देखो आगे बात करें, सोडियम होता है, उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5। बिल्कुल एग्जैक्ट याद होना चाहिए। सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31 और सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 होता है। अब देखो, इसके बाद आपको याद करना पोटेशियम। पोटेशियम का होता है 39, कैल्शियम का होता है 40, इसके बाद आपको आएगा क्रोमियम का होता है 52, मैग्नीज का होता है 55, आयरन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका होता है 56, कॉपर का 63.5, कॉपर का कितना होता है 63.5। तो बिल्कुल एकदम माइंड में क्लियर होना चाहिए। कैल्शियम का 39, सॉरी पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40, क्रोमियम का 52, मैग्नीज का 55, आयरन का 56 और कॉपर का 63.5। इतना हो गया। इसके बाद एक और बात करें, जो जिंक होता है उसका होगा 65, जिंक का 65,
इसके बाद हम बात करें ब्रोमीन, ब्रोमीन का 80, सिल्वर Ag का होता है 108, आयोडीन का होता है 127, आयोडीन का 127। इसके बाद सोने का 100, चलो इतने बहुत अपने ये काम में आएंगे जो मैंने लिख दिए हैं। तो अब जितने मैंने परमाणु द्रव्यमान लिखे हैं ये एग्जैक्ट अपने को अच्छी तरह से याद होने चाहिए, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान के तुरंत बाद एक नया टॉपिक आएगा आणविक द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान या अणुभार जिसको हम कहते हैं। वहाँ हम उसे तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमें ये अच्छी तरीके से याद हो। बिल्कुल कंटेक्स्टली इनको याद कर लेना, फिर से एक बार रिपीट कर लें, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्लास के अंदर कि बार बार अगर आप भी साथ बोलोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 6.9, जो हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 6.9, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, क्रोमियम 52, मैग्नीज 55, आयरन 56, कॉपर 63.5, जिंक का 65, फिर ब्रोमीन 80, चांदी का 108 और आयोडीन का कितना होता है 126। और सोने का भी लिखना चाहो तो लिख लो 197 होता है सोना, मतलब AU197। हाँ एक चीज़ और, अब मैंने यहाँ पे केवल प्रतीक लिखे, उनके नाम नहीं लिखे। तो मैं पहले कह रहा हूँ कि आप 11वीं क्लास में आ चुके हो तो आपको लगभग सभी आवर्त सारणी के जितने भी तत्व है वो सब आपको याद होने चाहिए। वैसे हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको डिटेल से मिल जाएगी, इसका आप स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है ग्राम परमाणु भार। जब किसी परमाणु के द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसको बोलते हैं ग्राम परमाणु भार। उसके बाद एक टॉपिक और पढ़ेंगे औसत परमाणु द्रव्यमान। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट फिर आगे बात करें। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आगे बात करें। तो ये तो था परमाणु द्रव्यमान। अब एक चीज़ और कि परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि परिभाषा क्या। और ये जिन जिन के हमने परमाणु द्रव्यमान लिखे हैं उनको एकदम कंटेक्स्ट याद होने चाहिए। अब इसी के बाद एक थोड़ा सा टॉपिक इसमें आ जाता है ग्राम परमाणु भार। क्या लिखा है? ग्राम परमाणु भार, ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम परमाणु भार। मतलब नाम से क्लियर है, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान किस में व्यक्त किया गया? ग्राम में। जब किसी परमाणु के द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम परमाणु भार कहा जाता है। लिख देता हूँ कि जब किसी परमाणु के द्रव्यमान को ग्राम में, जब किसी परमाणु के द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? ग्राम परमाणु भार कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहें, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान हमें पता है। ऑक्सीजन का अभी लिखाया था कितना? 16। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 U। अब इसी को लिखते हैं ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान बोल दो या भार। अब ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार निकलना तो सीधी सी बात है कि इस 16 की क्या लगा दो? जी। क्या लगा दो? जी। तो ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार कितना हो गया? 16 ग्राम। क्या हो गया? 16 ग्राम। एक और एग्जांपल समझे, जैसे सिंपल सी बात, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, क्या लिखा मैंने? सोडियम का परमाणु द्रव्यमान अभी पढ़ा था, कमेंट्स कर दीजिए, लिख दीजिए, पता चल जाए कि कितना याद हुआ आपको। कितना? 23 मतलब 23। कितना होता है? 23 U होता है। अब देखो, सोडियम का
ग्राम परमाणु भार कितना हो जाएगा, 23 ग्राम। सीधी सी बात है कि जब किसी परमाणु के द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्राम परमाणु भार कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राम परमाणु भार कहते हैं। इसके बाद अब क्या होता है कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न समस्थानिक पाए जाते हैं। चलो इसको नोट करो, फिर उसके बाद हम बात करते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज एटॉमिक मास की हम बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लें इसका जल्दी से, तो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो यहाँ पे अगला जो टॉपिक है इससे रिलेटेड वो अपना आता है, यहाँ मैंने लिखा है औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान जिसको बोलते हैं हम एवरेज एटॉमिक मास। क्या लिखा है, एवरेज एटॉमिक मास। अब क्या होता है कि समस्थानिक, जैसे एक मैं कार्बन का समस्थानिक समझा रहा हूँ। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, C12, C13, C14। अब देखो, अब आपसे कहा जाए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, तो आप बोलोगे सर 12 माने, 13 माने या 14 माने, जबकि प्रकृति में ये जो समस्थानिक है कार्बन 12, वो लगभग 98% का, जितने भी कार्बन होंगे उसमें 98% कार्बन कौन सा होता है, C12 वाला होता है। उसमें बहुत कम मात्रा में C13 और एकदम नगण्य की तुलना में C14 होता है। तो समस्थानिकों के कारण कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में नहीं होते हैं, तो ऐसे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान औसत परमाणु द्रव्यमान के रूप में ज्ञात किए जाते हैं। इसका तरीका में वो बात करते हैं, तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि समस्थानिकों के कारण, समस्थानिकों के कारण कुछ तत्वों के, समस्थानिकों के कारण कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिकों के कारण कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में नहीं होते हैं। समस्थानिकों के कारण कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में नहीं होते हैं। ऐसे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, ऐसे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान औसत परमाणु द्रव्यमान में ज्ञात किए जाते हैं। इसका एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान। तो इसको लिखा XaYbZc, क्या लिखा, XaYbZc, और यहाँ पर नीचे जो XY + Z। अब पूछोगे सर ये ABC और XYZ क्या है, तो ABC समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान है। ABC क्या है, समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान है। X, Y तथा Z क्रम से, X, Y, Z क्रम से ABC समस्थानिकों की प्रकृति में प्रतिशत मात्रा है, प्रकृति में प्रतिशत मात्रा है। फिर से रिपीट करो, समस्थानिकों के कारण कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में नहीं होते, तो ऐसे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, औसत परमाणु द्रव्यमान में रिप्रेजेंट किया जाता है। और औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने का तरीका होता है XA + YB + ZC और नीचे XYZ। अब देखो ABC क्या है, ये तो है समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान, और XYZ ये जो समस्थानिक है प्रकृति में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, प्रकृति में इनकी मात्रा कितनी है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब इसका एक सवाल चलो यहाँ लिखता हूँ मैं, इसका एक न्यूमेरिकल हम समझते हैं जिससे इजीली आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। सवाल लिख रहा हूँ कि क्लोरीन के
बात हम करें कि बिल्कुल नज़र आ जाएगा यहाँ से आपको कि कन्फ्यूजन ना हो। क्वेश्चन, क्लोरीन के दो समस्थानिक, क्या लिखा है, क्लोरीन के दो समस्थानिक Cl35 तथा Cl37 है, इनका आपेक्षिक अनुपात, 3:1 है। अतः क्लोरीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें। क्लोरीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें। अब देखो यहाँ से समझें कि आपको एक सवाल दिया गया है, फिर से बताइए कि क्लोरीन के दो समस्थानिक है, एक है Cl35 और एक है Cl37। मतलब इस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान है 35 और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 37 है। अब देखो इनका आपेक्षिक अनुपात 3:1 है, अर्थात प्रकृति में ये 3:1 का मतलब है ये 75% हो जाएगा और ये 25%, 3:1 में पाया जाता है। अतः क्लोरीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो बड़ा सीधा से इसका तरीका हो जाएगा कि औसत परमाणु द्रव्यमान, देखो x, तो ये जो जिसका परमाणु द्रव्यमान 35 है, प्रकृति में कितना 3:1 में पाया जाता है, तो 3 × 35 प्लस 37 कितना होता है 1, तो 1 × 37, इनकी प्रतिशत मात्रा को जोड़ दो तो 3 + 1, 3 को 35 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, भूल गए बेटा इतनी जल्दी, 105 और ये हो गया 37 बट्टे में कितना आ गया 4। अब 105 में क्या जोड़ दो 37, तो कितना हो जाएगा 142/4 और इसमें आप भाग दोगे तो लगभग आपका भाग 35.5 जाएगा, 35.5 जाएगा। इसका मतलब 35.5 क्या गया, क्लोरीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 35.5। तो यहाँ पे ले सकते हो आप लास्ट में कि क्लोरीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 35.5 U होता है। तो उम्मीद है इस प्रकार से। और देखो यहाँ पर अनुपात के रूप में दे दिया आपको सवाल में 3:1 या प्रतिशत मात्रा के रूप में भी दिया हुआ मिल सकता है। जैसा दिया हो वैसा आप इस सवाल को हल कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आज की क्लास में जो हमने औसत परमाणु द्रव्यमान पढ़ा था वो आपको इजीली समझ में आ गया। कल की क्लास में इससे जस्ट आगे अणुभार या जिसको हम बोलते हैं आणविक द्रव्यमान और ग्राम अणुभार क्या होता है और ये कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में याद करेंगे। और अणुभार वाला क्वेश्चन तो आ जाता है कि आपको कोई कंपाउंड दिया हुआ मिलेगा, उसका आणविक द्रव्यमान या अणुभार ज्ञात कीजिए। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और इसी के साथ ये आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।